देश के अगले राष्ट्रपति कौन होंगे? देश के अगले राष्ट्रपति के लिए चुनाव में वोट डाले जा चुके हैं। अब इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। जो संकेत हैं उनके मुताबिक देश की अगली राष्ट्रपति उड़ीसा की रहने वाली द्रौपदी मुर्मू हो सकती हैं। द्रौपदी मुर्मू पहले झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। अगले राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ भी लेंगे। आज़ादी के बाद बने 14 अलग अलग राष्ट्रपतियों ने देश के संवैधानिक प्रमुख के तौर पर राष्ट्रपति भवन की शोभा बढ़ाई है। तो ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी स्पेशल सीरीज में आज हम आपको देश के सभी 14 राष्ट्रपतियों के सबसे विवादित और दिलचस्प किस्से बताने जा रहे हैं, जिन्होंने साबित कर दिया कि ये पद सिर्फ रबर स्टैम्प नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर रामनाथ कोविंद तक भारत के सभी राष्ट्रपतियों को जानिए। सबसे पहले बात करते हैं देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जो 1950 से लेकर 1962 तक राष्ट्रपति के पद पर रहे। संविधान सभा ने 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही भारत का पहला राष्ट्रपति चुना। वो 1952 में हुआ पहला राष्ट्रपति चुनाव जीते और 1957 में दूसरा भी। वो मई 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। उनका कार्यकाल सभी राष्ट्रपतियों में सबसे लंबा है। राष्ट्रपति बनने से पहले राजेंद्र प्रसाद भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे थे। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हिंदू सिविल कोड संसद में पास कराने की तैयारी में थे, लेकिन देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस बिल को लेकर नेहरू से असहमत थे। दोनों ने एक दूसरे को कई खत लिखे। पंडित नेहरू ने जब राष्ट्रपति के अधिकार पर सवाल उठाए तो राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि राष्ट्रपति इतना असहाय नहीं है और सरकार पर भी पाबंदियां हैं। नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के बीच टकराव कई और मौकों पर भी देखने को मिला। पहला मौका राजेंद्र प्रसाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंतिम संस्कार में शामिल होने और दूसरा मौका सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने को लेकर रहा। नेहरू का कहना था कि पंथ निरपेक्ष देश के मुखिया को सार्वजनिक तौर पर अपने धार्मिक रुझानों को प्रकट नहीं करना चाहिए। इस पर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि सोमनाथ आक्रांताओं के सामने राष्ट्रीय विरोध का प्रतीक है। आज़ाद भारत के इतिहास में ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच मतभेद का पहला वाकया था, लेकिन आखिरी भी नहीं। अब बात करते हैं भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, जो 1962 से लेकर 1967 तक राष्ट्रपति के पद पर रहे। चीन से हार पर नेहरू सरकार पर वो जमकर बरसे थे। आमतौर पर राष्ट्रपति सरकार को लेकर बयान कम ही देते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति सरकार का औपचारिक मुखिया होता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जो किसी मुद्दे पर अपनी दो टूक राय देने और कई गंभीर मुद्दों पर सरकार की आलोचना से नहीं चूकते थे। राधाकृष्णन ने 1962 में भारत चीन युद्ध में भारत की हार को लेकर नेहरू सरकार की आलोचना की थी। उन्होंने इस हार के लिए नेहरू सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था। राधाकृष्णन जब मैदान में उतरे तो किसी दल ने उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा था, लेकिन दो निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। राधाकृष्णन के सामने चौधरी हरिराम और दूसरे निर्दलीय प्रत्याशी थे यमुना प्रसाद त्रिशूलिया। चौधरी हरिराम तीसरी बार चुनाव लड़ रहे थे। राधाकृष्णन की एक तरफा जीत हुई, उन्हें 5,53,067 वोट मिले। वहीं दोनों उम्मीदवारों ने मिलाकर केवल 10,000 वोट ही हासिल किए थे। भारत में शिक्षक दिवस पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के रूप में ही मनाया जाता है। दरअसल उन्होंने अपने छात्रों से इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की इच्छा जताई थी। अब बात करते हैं भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की, जो 1967 से लेकर 1969 तक राष्ट्रपति के पद पर रहे। आज़ादी के 20 साल के बाद देश को तीसरा राष्ट्रपति मिलना था और पहली बार कोई मुस्लिम इसकी रेस में शामिल हुआ। एक तरफ कांग्रेस समर्थित कैंडिडेट थे जाकिर हुसैन, तो दूसरी तरफ रिटायर्ड चीफ जस्टिस के सुब्बा राव को जनसंघ समेत पूरा विपक्ष सपोर्ट कर रहा था। जनसंघ ने आपत्ति उठाई कि एक मुस्लिम को राष्ट्रपति के तौर पर स्वीकार करने के लिए देश के लोग राजी नहीं हैं। राधाकृष्णन के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1967 में देश का नया राष्ट्रपति चुना गया। राष्ट्रपति के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल यानी 1 वर्ष 11 महीने और 20 दिन का उनका रहा और इस पद पर सबसे कम दिनों तक रहने वाले राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1957 से 1962 तक बिहार के राज्यपाल और 1962 से 1967 तक देश के उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर चुके थे। अब बात करते हैं भारत के चौथे राष्ट्रपति वराहगिरी वेंकटगिरी की, जो कि 1969 से लेकर 1974 तक राष्ट्रपति के पद पर रहे। 1969 का राष्ट्रपति चुनाव भारत के इतिहास में सर्वोच्च पद के लिए हुआ सबसे दिलचस्प चुनाव था। वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति चुने गए, लेकिन उन्हें जिताने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया। वे राष्ट्रपति बनने वाले तीसरे उपराष्ट्रपति थे। 3 मई 1969 को राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद वीवी गिरी ने उसी दिन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली।
उन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए 20 जुलाई 1969 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने से ठीक पहले बतौर कार्यवाहक राष्ट्रपति उन्होंने उस अध्यादेश पर भी मुहर लगाई जिसमें 14 बैंकों और बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब बात करते हैं भारत के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की, जो 1974 से लेकर 1977 तक राष्ट्रपति के पद पर रहे। इंदिरा की उंगलियों पर नई कांग्रेस नाचती थी। 1974 आते आते ज्यादातर नेता जो अलग हुए थे इंदिरा की कांग्रेस में आ गए। वीवी गिरी को इंदिरा ने ही 1969 में राष्ट्रपति चुनाव जितवाया था, लेकिन 1974 में फिर से नामित करने का मन नहीं था। इस बार इंदिरा ने चुना असम से आने वाले वरिष्ठ नेता फखरुद्दीन अली अहमद को। केंद्रीय कृषि मंत्री रहे फखरुद्दीन अली अहमद दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। उनके कार्यकाल में ही आपातकाल की घोषणा हुई थी। अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा भी करी थी। 29 अगस्त 1974 को फखरुद्दीन अली अहमद ने भारत के 5वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भरोसा दिया था कि वो कैबिनेट के यस मैन नहीं होंगे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। बतौर राष्ट्रपति अहमद ने भारतीय लोकतंत्र पर लगे सबसे बदनुमा दाग लगाने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए। ऐसा कहा जाता है कि 25 जून 1975 को इंदिरा के कहने पर ही अहमद ने देश में आपातकाल लगाने का आदेश दिया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद फखरुद्दीन अली अहमद भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ये भी हमने आपको जानकारी दी। अब बात करते हैं भारत के 6ठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी की, जो 1977 से लेकर 1982 तक राष्ट्रपति के पद पर रहे। नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6ठे राष्ट्रपति बने। नीलम संजीव रेड्डी स्वतंत्र भारत के इतिहास में सर्वोच्च पद के लिए निर्विरोध चुने गए इकलौते राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा। जब तक उनका देश का राष्ट्रपति बनना तय हो गया तो उन्होंने इच्छा जताई कि वे राष्ट्रपति भवन से इतर किसी छोटे आवास में रहना चाहेंगे। वे इस तरह की इच्छा जताने वाले अब तक के एकमात्र राष्ट्रपति रहे हैं। कहते हैं कि नीलम संजीव रेड्डी को समझाया गया कि सुरक्षा और अन्य कारणों के चलते संभव नहीं होगा कि उनके लिए राष्ट्रपति भवन के स्थान पर कहीं अन्य रहने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने ये तर्क मानते हुए 340 कमरों वाले भव्य राष्ट्रपति भवन में ही रहने का फैसला लिया, लेकिन वो राष्ट्रपति भवन के कुछ कमरों को ही यूज करते थे। अब बात करते हैं भारत के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह की, जो 1982 से लेकर 1987 तक राष्ट्रपति के पद पर रहे। ज्ञानी ज़ैल सिंह देश के 7वें राष्ट्रपति बने थे, लेकिन इससे पहले वो विधायक, मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी रहे। बड़ा लंबा करियर रहा और सिंह का सियासी सफ़र बेहद दिलचस्प रहा। विधायक से राष्ट्रपति बनने का सफ़र कहानियों से भरा हुआ था। साल 1982 से लेकर 1987 तक वो भारत के राष्ट्रपति रहे और यूं तो कहा जाता है कि ज्ञानी ज़ैल सिंह और कांग्रेस के बीच काफ़ी मधुर संबंध थे, लेकिन गांधी परिवार से उनकी तलखियां भी मशहूर हैं। ज्ञानी ज़ैल सिंह इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दोनों के कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति थे। ज्ञानी ज़ैल सिंह का कार्यकाल भारतीय इतिहास में कई बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं का भी साक्षी रहा। ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी हत्याकांड और फिर राजीव गांधी का पीएम बनना, इस पूरे घटनाक्रम का गवाह बने ज्ञानी ज़ैल सिंह और उनका पूरा कार्यकाल। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि जिस भिंडरावाले को मरवाने के लिए इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया, दरअसल ज्ञानी ज़ैल सिंह ने ही उसकी इंदिरा गांधी से मुलाकात करवाई थी। जिस वक्त पंजाब में खालिस्तान की मांग उठी तो ज़ैल सिंह ने ही उसकी काट करने के लिए भिंडरावाले को आगे किया। उस वक्त भिंडरावाले धर्म से लबरेज एक युवा जोश वाला शख्स था, मगर क्या पता था वही उनके गले की फांस बन जाएगा और सबसे बड़ी आफत बन जाएगा। अब बात करते हैं भारत के 8वें राष्ट्रपति आर वेंकट रमन की, जो 1987 से लेकर 1992 तक राष्ट्रपति के पद पर रहे। देश के 8वें राष्ट्रपति आर वेंकट रमन का चुनाव भी काफ़ी रोचक रहा था। विपक्षी दलों के दांवपेच और राजीव गांधी के फैसले ने कुछ दिनों तक गहमा गहमी का माहौल बनाए रखा, लेकिन अंत में कांग्रेस के उम्मीदवार वेंकट रमन देश के राष्ट्रपति बने। तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह और राजीव के बीच तनातनी का दौर था और उस वक्त राजीव की कुर्सी भी खतरे में दिख रही थी। विपक्ष के नेता कांग्रेस में सेंध लगाने की कोशिश में जुट गए। उन्होंने इसके लिए राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म कर रहे ज्ञानी ज़ैल सिंह को ही चुना। 4 दिसंबर 1910 को तमिलनाडु के तंजौर जिले के पुट्टुकोट्टू में जन्मे वेंकट रमन शुरू से ही कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे थे। आर वेंकट रमन न केवल देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे, बल्कि आज़ादी की लड़ाई में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। वो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर शामिल भी हुए थे। इस दौरान उन्हें 2 साल तक जेल भी जाना पड़ा था। उन्होंने देश की शीर्ष अदालत में वकालत भी की थी।
वेंकटरमन अपने बेदाग इमेज के लिए मशहूर रहे, चाहे उपराष्ट्रपति का कार्यकाल रहा हो या फिर राष्ट्रपति का। उन्होंने संविधान के अनुसार चीज़ों का संचालन किया, उन्होंने तमाम चुनौतियों का सामना किया। अपने अनुभवों को लेकर उन्होंने अपनी एक किताब भी लिखी जिसमें उनके जीवन काल की कई घटनाओं का वर्णन है। आर वेंकटरमन ने तो अपने कार्यकाल के दौरान 3 प्रधानमंत्रियों को शपथ भी दिलाई। उन्होंने 1988 में वीपी सिंह को पीएम पद की शपथ दिलवाई, लेकिन 1989 में वीपी सिंह की सरकार गिर गई। इसके बाद वेंकटरमन ने चंद्रशेखर को पीएम पद की शपथ दिलवाई। इसके बाद देश में मध्यावधि चुनाव हो गए और इसके बाद में पीवी नरसिम्हा राव को पीएम बनाया गया। अब बात करते हैं देश के नवे राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की, जो 1992 से लेकर 1997 तक राष्ट्रपति के पद पर रहे। विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति। बड़ा लंबा करियर है। एक ऐसा शख्स जो अलग अलग वक्त पर इन सभी पदों पर रहा हो, जिनके सामने प्रधानमंत्री बनने की भी पेशकश हुई थी, लेकिन उन्होंने ठुकरा दी थी। 1991 में प्रधानमंत्री पद की पेशकश ठुकराने वाले शंकर दयाल शर्मा 1 साल बाद ही 1992 में राष्ट्रपति बने थे। शंकर दयाल शर्मा देश के नवे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, जो 1997 तक अपने पद पर बने रहे। बतौर राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने अपने कार्यकाल के दौरान आई सभी 14 दया याचिकाओं को खारिज किया था। इनमें उनकी अपने ही बेटी और दामाद के हत्यारों की दया याचिका भी शामिल थी। शंकर दयाल शर्मा जब तक राष्ट्रपति पद पर रहे तब तक वो भोपाल के गुलियादाई स्थित अपने पैतृक घर नहीं जा पाए। ऐसा नहीं था कि वो अपने घर नहीं जाना चाहते थे। राष्ट्रपति बनने के बाद जब वो पहली बार भोपाल पहुंचे तो वो अपने घर भी जाना चाहते थे, लेकिन गुलियादाई में उनके घर को जाने वाली गली इतनी सकरी थी कि सुरक्षा कारणों से उन्हें घर न जाने की सलाह दी गई। वो भी मान गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से उस गुलियादाई के लोगों को सुरक्षा कारणों से किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, जहाँ की गलियों में उनका बचपन बीता था। इसलिए वो जब तक राष्ट्रपति रहे अपने घर कभी नहीं गए। अब बात करते हैं भारत के 10वें राष्ट्रपति कोचेरिल रमन नारायणन की, जो 1997 से लेकर 2002 तक राष्ट्रपति के पद पर रहे। KR नारायणन, आप इस नाम से समझ जाएंगे। 1997 में देश के पहले दलित राष्ट्रपति वो चुने गए थे। नारायणन रिकॉर्ड 9,56,290 मतों के साथ भारत के 10वें राष्ट्रपति चुने गए थे। उन्हें सत्ताधारी संयुक्त मोर्चा और कांग्रेस के साथ ही विपक्षी दल बीजेपी का भी समर्थन था। उस समय ये पहली बार हुआ था कि जब राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए किसी भी दल की तरफ से किसी खास उम्मीदवार के समर्थन में कोई व्हिप जारी नहीं किया गया था। नारायणन भले ही देश के दलित पहले राष्ट्रपति थे, लेकिन स्कूली शिक्षा से लेकर लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक की पढ़ाई में कहीं भी उनकी जाति का योगदान नहीं रहा। KR नारायणन ने भारतीय विदेश सेवा से रिटायर्ड होने के बाद राजनीति में एंट्री की। वो केरल से लगातार 3 बार सांसद रहे। राजीव गांधी की सरकार में कैबिनेट मंत्री, फिर उपराष्ट्रपति बने। इसके बाद वो 1997 में देश के पहले दलित राष्ट्रपति बने। KR नारायणन की सफलता की कहानी आज देश के लाखों करोड़ों बच्चों के लिए, युवाओं के लिए आदर्श की तरह है। अब बात करते हैं भारत के 11वें राष्ट्रपति और बहुत ही लोकप्रिय राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की, जो 2002 से लेकर 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। हमारे 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब बोलते हैं तो हज़ारों की भीड़ सुई पटक सन्नाटे के साथ उन्हें सुना करती थी। मिसाइल मैन के नाम से मशहूर APJ अब्दुल कलाम के राष्ट्रपति बनने की कहानी बहुत दिलचस्प रही है। 18 जुलाई 2002 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की और 25 जुलाई 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। एक मछुआरे घर में जन्मे कलाम साहब का बचपन बेहद अभाव में बीता। गणित और भौतिक विज्ञान उनके फेवरेट सब्जेक्ट थे। पढ़ाई से कलाम साहब को इतना लगाव था कि वो बस स्टैंड पर अखबार बेचकर अपना खर्च निकाला करते थे। 27 जुलाई 2015 को कलाम साहब का निधन हुआ था। उन्हें उनकी खूबियों की वजह से आज भी उतनी ही शिद्दत से याद किया जाता है जितने उनके कार्यकाल के दौरान। वो वैज्ञानिक के तौर पर भी कामयाब रहे और राष्ट्रपति के तौर पर भी उन्होंने खासी लोकप्रियता हासिल की। अब बात करते हैं भारत के 12वें राष्ट्रपति की, यानी प्रतिभा पाटिल जी की, जो 2007 से लेकर 2012 तक राष्ट्रपति के पद पर रहीं। 25 जून 2007 को प्रतिभा पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। ये इतिहास था देश के लिए। प्रतिभा पाटिल यूपीए की ओर से राष्ट्रपति पद का चेहरा थी। वहीं एनडीए ने तब राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत का नाम आगे किया था। प्रतिभा पाटिल का जन्म 19 दिसंबर 1934 महाराष्ट्र के जलगांव में हुआ था। उन्होंने मुंबई के गवर्नमेंट कॉलेज से कानून की पढ़ाई की थी। समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पहचान हासिल की। उन्होंने 27 वर्ष की उम्र में राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। 1962 से 1985 तक 5 बार महाराष्ट्र विधानसभा की सदस्य रहीं। 2007 में देश के 12वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने अपना पदभार संभाला था।
अपनी विदेश यात्राओं पर भारी खर्च को लेकर चर्चाओं में रहने वाली प्रतिभा पाटिल कई बार सुर्खियों में रहीं। प्रतिभा पाटिल की राष्ट्रपति के रूप में की गई विदेश यात्राओं पर काफी विवाद भी हुआ था। अंतिम दौरे से पूर्व पाटिल के राष्ट्रपति पद पर रहते हुए 4 महाद्वीपों की 12 विदेश यात्राओं पर 205 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे। पूर्व राष्ट्रपति द्वारा अपने साथ रिश्तेदारों को भी विदेश यात्राओं पर ले जाना भी विवाद का एक कारण बना था। एक आरटीआई के मुताबिक 2009 और 2010 के बीच पाटिल ने देश में ही 10 और 4 विदेश यात्राओं में अपने साथ साथ 3 से 11 तक रिश्तेदारों और मित्रों को भी साथ में ले गई थी, जिसकी वजह से खर्चा काफ़ी हुआ था। वो राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्ति के बाद पुणे में रहने के लिए बने बंगले को लेकर भी विवादों में रहीं। साथ ही राष्ट्रपति पद से विदाई के बाद ये बात भी सामने आई कि राष्ट्रपति रहते हुए उन्हें विदेश से मिले कुछ कीमती तोहफे उस ट्रस्ट से जुड़ी संस्थाओं को सौंप दिए गए जिन्हें उनका परिवार देखता है। अब बात करते हैं भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की, जो 2012 से लेकर 2017 तक राष्ट्रपति के पद पर रहे। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे प्रणब मुखर्जी के दिल में ख्वाहिश तो प्रधानमंत्री बनने की थी। प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री तो नहीं बन सके, पर 2012 में यूपीए ने उन्हें राष्ट्रपति बनाने की पेशकश की। संख्या बल यूपीए के साथ था, मुखर्जी का चुना जाना तय था। विपक्षी एनडीए ने पीए संगमा को उम्मीदवार घोषित किया। इलेक्टोरल कॉलेज के 70% वोट मुखर्जी को मिले और वो देश के 13वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। देश के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हुआ था। प्रणब मुखर्जी 5 साल राष्ट्रपति भवन में रहे और इस दौरान उन्होंने कई बदलाव किए। वो ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने सबसे ज्यादा दया याचिकाएं खारिज की। उनके समय में कुल 5 दया याचिकाएं मंजूर हुई, जबकि 30 खारिज की गई। उन्होंने राष्ट्रपति और राष्ट्रपति भवन दोनों को वीआईपी दायरे से निकाला। राष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले महामहिम शब्द को बंद कराया। राष्ट्रपति भवन को आम लोगों के लिए खोलने की पहल की। अब बात करते हैं भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की, जो 2017 से लेकर 2022 तक राष्ट्रपति के पद पर रहेंगे। 14वें राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद गहरी छाप छोड़कर जा रहे हैं। कोविंद के रूप में यूपी की तरफ से पहली बार कोई राष्ट्रपति भवन पहुंचा। राष्ट्रपति के पद पर आसीन होने के बावजूद कोविंद में कोई दम्भ नहीं आया। पिछले साल वो अपने स्कूल बीएनएसडी इंटर कॉलेज गए थे। राष्ट्रपति कोविंद ने प्रोटोकॉल की परवाह नहीं करते हुए मंच पर मौजूद गुरुओं के पैर छू लिए। इस महीने राष्ट्रपति भवन से अलविदा कह रहे या राष्ट्रपति भवन को अलविदा कह रहे कोविंद देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति रहे। रामनाथ कोविंद गर्व कर सकते हैं कि उनका कार्यकाल विवादों से परे रहा। रामनाथ कोविंद ने 25 जुलाई 2017 को देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति कोविंद मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार कोविंद अपने गांव परोख जा रहे थे। उन्होंने ट्रेन से यात्रा करने का फैसला किया। जहां ट्रेन नहीं जा सकती थी वहां के लिए हेलीकॉप्टर लिया। जब चॉपर उतरा तो कोविंद झुके और गांव की मिट्टी माथे से लगा ली। कोविंद के लिए यह बेहद भावुक पल था। कोविंद ने बतौर राष्ट्रपति पब्लिसिटी से परहेज रखा। वो अक्सर प्रोटोकॉल तोड़ दिया करते थे। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब परोख गए तो भी कोविंद ने यही किया। राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल को दरकिनार कर अपने गांव में मोदी की मेजबानी की। तो ये तमाम राष्ट्रपतियों की कहानी है जो हमें गौरव की अनुभूति भी कराती है। एक से बढ़कर एक बेहतरीन राष्ट्रपति भारत को मिले।